Finance is defined as management of money and includes activities as such as investing, borrowing, lending, budgeting, saving and forecasting. फिर हम लोग ने बात की थी देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ फाइनेंस, पर्सनल, कॉर्पोरेट एंड पब्लिक फाइनेंस। अच्छा, किसी भी टॉपिक में अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे फाइनेंशियल एक्टिविटीज के, जैसे कि इन्वेस्टिंग पर्सनल मनी इन स्टॉक, उसके बाद बोरोइंग्स, लेंडिंग, फिर सेविंग एंड डेवलपिंग अ फोरकास्ट। ठीक है, सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज थी। इसके बाद हम लोग ने बात की थी कॉर्पोरेट फाइनेंस की। कॉर्पोरेट फाइनेंस इज कंसर्न विद एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस of an organization in order to achieve the objective of the organization. उसके this involve planning, controlling, allocation of resources and control of resources. ठीक है, उसके बाद हम लोग ने देखा था डिफरेंसेस बिटवीन कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग और डिफरेंसेस बिटवीन कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ तक तो हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग को स्टार्ट करना है, देयर आर टू की कंसेप्ट्स इन कॉर्पोरेट फाइनेंस, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले रिस्क एंड रिटर्न की बात करते हैं। सर एक बार डिफरेंस को बता दीजिए। डिफरेंस Yes, sir. डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोग ने लास्ट Yes. सेमेस्टर में पढ़ा हुआ था। वहां पर आप लोग क्या करते थे, जर्नल एंट्री करते थे, बुक मेंटेन करते थे, एंट्रीज को मेंटेन करते थे जो ट्रांजेक्शन्स हो चुके होते हैं। ठीक है, जो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं उनकी आपको एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री करना है, लेजर अकाउंट बनाना है, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट। ठीक है, और वहां पे फोकस किधर होता था, प्रॉफिट की तरफ फोकस होता था। ये सारा चीजें हम लोग क्यों कर रहे होते थे, प्रॉफिट निकालने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन को लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, वहां पर वो ऑब्जेक्टिव होता था। मगर कॉर्पोरेट फाइनेंस में ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेट फाइनेंस में जो फोकस होता है वो कैश फ्लो की तरफ होता है कि कहाँ से फंड रेज किया जाए, कहाँ से कैश, जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, ठीक है, और कैश को किस तरह से मेंटेन करना है और उसको यूटिलाइज कैसे करना है फंड को। ठीक है, सबसे पहली चीज फंड को कैसे रेज करना है, कौन कौन से सोर्सेस हैं जिधर से हम फंड रेज कर सकते हैं, कौन सा ऑप्टिमल रिसोर्सेस है जहां पर मेरा जो कॉस्ट है वो ज्यादा ना लगे। मेरे पास कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास क्या ऑप्शन होता है फंड रेज करने का, वो बैंक के पास जा सकता है, अगर कंपनी है तो वो पब्लिक के पास जा सकते हैं या गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। ठीक है, ये रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज है जहां से एक ऑर्गेनाइजेशन फंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करना है, फिर फंड को आने के बाद उसको यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न मिले। ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटीज जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, ये सारी एक्टिविटीज आपके कॉर्पोरेट फाइनेंस में आती है। क्लियर हुआ? उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेट अकाउंटिंग Yes, sir. बिल्कुल भी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस से बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग से मतलब क्या है, जब आपका फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है, जब आपका फाइनल अकाउंट बन जाता है तो उसके बाद आप क्या करते हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप लोग ने पढ़ी हो ग्रेजुएशन में, मैं खैर मेरे ख्याल से एमबीए में तो नहीं है ये शायद सिलेबस में, मगर आप लोग ने बीकॉम में या बीबीए में पढ़ा होगा अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वहां पे क्या होता है, जब आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग फिनिश होता, खत्म हो जाता है, मतलब फाइनल अकाउंट आपका बन गया, अभी क्या काम है, आपको एनालाइज करना है जो भी आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, प्रीवियस ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, प्रीवियस ईयर के जो प्रॉफिट्स है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको कंपेयर करना है, फिर जो फ्यूचर में, जिससे कि आप डिसीजन ले सको कि हाँ मेरी सेल पिछले ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा है या कम है, ग्रोथ कम है ज्यादा है, प्रॉफिट कम है ज्यादा है। उस एनालिसिस के बेसिस पे फिर आगे आप फ्यूचर के लिए कोई भी डिसीजन ले सको। ठीक है, ये सारा एनालिसिस किस लिए होता है,
फ्यूचर के लिए डिसीजन लेने के लिए। जैसे यहाँ पर दिया गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू असिस्ट मैनेजर्स इन मेकिंग डिसीजंस विद इन द कंपनी। ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न की। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर रही होती है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका पहला ऑब्जेक्टिव या पहला मोटिव क्या होता है? जो प्राइमरी मोटिव होता है भाई रिटर्न लेना। जो भी हम लोग एफर्ट डाल रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, वो रिटर्न के लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। तो वही चीज है यहाँ पर। दिस concept states that an investor of a company takes on more risk only if higher return is offered in compensation। तो अगर कोई इन्वेस्टर है जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो किस लिए इन्वेस्ट कर रहा है या किस लिए रिस्क ले रहा है इन्वेस्ट करने का? हाई रिटर्न के लिए, ठीक है। जितना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा उतना ज्यादा रिटर्न होगा, तभी वो इन्वेस्ट करेगा उस कहीं भी, जहां भी उसको इन्वेस्ट करना है, किसी भी कंपनी में या कहीं भी। अगर किसी इंडिविजुअल को इन्वेस्ट करना है तो वो कंपेयर करेगा रिस्क और रिटर्न को, ठीक है। अगर कहीं पे उसको ज्यादा रिस्क दिखेगा, रिटर्न कम दिखेगा, तो नहीं इन्वेस्ट करेगा। लेकिन उसको अगर जितना रिस्क मिल रहा है, जितना रिस्क वो ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको रिटर्न भी दिखेगा, तभी वो उस इन्वेस्टमेंट के लिए जाएगा, ठीक है। तो यही रिलेशनशिप है रिस्क और रिटर्न का। रिटर्न refers to financial rewards gained as a result of making an investment, ठीक है। और रिस्क से क्या मतलब है? रिस्क मतलब है जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, द एक्चुअल रिटर्न में डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। जो आपने एक्सपेक्टेशन किया हुआ है, जो आपने पहले, जैसे इन्वेस्ट करने से पहले आपने सोचा होगा कि भाई हाँ, ये इन्वेस्टमेंट के लिए मैं जा रहा हूँ और इससे मुझे इतना रिटर्न आएगा, लेकिन एक्चुअल रिटर्न उतना नहीं आया, उससे कम आया। तो वो जो पॉसिबिलिटी है, कम आने की पॉसिबिलिटी है रिटर्न की, उसको बोलते हैं रिस्क, ठीक है। जहां पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है रिस्क रिटर्न कम आने की, ठीक है। आप प्रेडिक्ट, देखो आप प्रेडिक्ट ही कर सकते हो, आपको एक्चुअल में तो पता होता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर तो अनसर्टेन है, फ्यूचर में हो सकता है आपको रिटर्न ज्यादा भी आ सकता है, कम भी हो सकता है। तो जो फ्लक्चुएशन है, जो डेविएशन है, ये एक्चुअल जो एक्सपेक्टेड रेंट से एक्चुअल रिटर्न में जो मेरे ख्याल से मैं डिसकनेक्ट हो गया था। ओके, तो मैंने कितना बताया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कब मैं डिस्कनेक्ट हो गया। क्या मैं बता रहा था? Sir, you are not audible. अच्छा, अच्छा, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं सुनाई पड़ रहा आप लोगों को कुछ? सर आप पढ़ रहे हैं। अभी अच्छा, अच्छा, कहाँ तक मैंने बताया? क्योंकि मैं तो बताता चला गया, मुझे लगा कि अच्छा, मैंने ये रिस्क रिटर्न एक्सप्लेन किया हुआ था कि नहीं? यस सर, ये कंप्लीट हो गया था। सर कंप्लीट हो गया था, ओके फाइन, ठीक है। रिस्क से मतलब है पॉसिबिलिटी दैट एक्चुअल रिटर्न मे बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। कैसे कैसे हो सकते हैं? व्हेन एक्चुअल रिटर्न इज मोर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न। देखिए, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, या तो एक्चुअल रिटर्न आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज्यादा होगा, या तो एक्चुअल रिटर्न आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम होगा, ठीक है, या तो दोनों बराबर हो गए। बराबर है या फिर आपका एक्चुअल रिटर्न ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या प्रॉब्लम होगी? यार मैंने सोचा था 10,000 मिलेगा, 20,000 मिल गया, बहुत अच्छी बात है। मैंने सोचा था 10,000 मिलना चाहिए और बाद में 10,000 मिल गया, ठीक है, कोई बढ़िया है। मगर प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब कम मिलता है आपको, ठीक है। तो उसी की तरफ वो वही आपका जो रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, वो वही होते हैं जहां पर आपका जो भी एक्चुअल रिटर्न है वो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम होगा, ठीक है। वहां पर प्रॉब्लम होती है, वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है उस इन्वेस्टमेंट में और उस पे आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ही आप फिर वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। आप इस तरह से भी बोल सकते हो, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस, रिस्क को बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिलेशनशिप मॉडल। यहाँ पे चार तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं: हाई रिस्क, लो रिटर्न, लो रिस्क, लो रिटर्न, हाई रिस्क,
हाई रिटर्न एंड लो रिस्क हाई रिटर्न। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न मींस टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ बोथ एलिमेंट्स ऑन ईच अदर। ठीक है, यहाँ पर हमको दोनों एलिमेंट रिस्क और रिटर्न दोनों को यहाँ पर मेजर करना है। वी मेजर द इफेक्ट ऑफ increase or decrease risk on return of investment. Following is the main type of relationship of risk and return. ठीक है, कौन कौन से टाइप्स है? हाई रिस्क लो रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। मतलब हाई रिस्क लो रिटर्न मतलब ज्यादा रिस्क बहुत ज्यादा है लेकिन रिटर्न उसके कंपैरिजन में कम मिल रहा है आपको। ठीक है, जैसे सपोज उसका एग्जांपल ले सकते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन उस जो भी यूनिट है बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, सेल भी बहुत अच्छी है, अभी उनको लगता है कि इसको एक्सपेंड करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्शन जो हाउस है, जो जो उनका फैक्ट्री है, उसकी कैपेसिटी जितनी हाईएस्ट जो कैपेसिटी है वहां उतना वो प्रोडक्शन कर पा रही है। ठीक है, उससे ज्यादा हम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते और उतना प्रोडक्शन हो रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या है? एक्सपेंड करने के लिए मुझे नया यूनिट स्टैब्लिश करना होगा, नया यूनिट लाना होगा और वहां पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और अगर मैं उसको कंपेयर करूं इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग रिटर्न को, तो रिटर्न मुझे फिर उससे उतना नहीं मिलेगा जितना इधर मिल रहा था। क्यों? क्योंकि भाई अगर मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो रिटर्न ऑब्वियसली कम हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे एक नया पूरा यूनिट इस्टेब्लिश करना होगा और उसके वहां पर मुझे सारा कुछ फिर से मैनेज करना होगा, एम्प्लॉयज लाने पड़ेंगे, मशीन्स लानी पड़ेगी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। ठीक है, अगर मैं आगे का प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, मैं सोच पा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा फ्यूचर में रिटर्न मेरा कम हो जाए। तो वहां पे हाई रिस्क रिस्क बहुत ज्यादा है, रिस्क बढ़ रहा है और रिटर्न मेरा लो हो रहा है, कम हो रहा है। अगर मैं उससे कंपेयर करूं, जो पुरानी यूनिट है उससे कंपेयर करूं, तो काफी रिटर्न उधर कम है। तो वो वैसे भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है जैसे यहाँ दिया गया है हाई, एक सेकेंड, हाई रिस्क एंड लो रिटर्न। इसी तरह लो रिस्क लो रिटर्न इस तरह से भी हो सकता है कि भाई जहां पर रिस्क कम है, रिटर्न भी आपको कम मिल रहा है। जैसे कि आप अगर बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हो, वहां रिस्क क्या है? कुछ भी नहीं है रिस्क है, लेकिन रिटर्न भी तो बहुत कम मिल रहा है सॉरी इसी तरह हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, वहां पर क्या है अगर मैं इंट्राडे शायद आप लोग समझते होंगे, जो थोड़ा बहुत जिनका इंटरेस्ट होगा स्टॉक मार्केट की तरफ, जो ऐसे जो भी ट्रेड जो एक दिन में मतलब केवल एक दिन के लिए होते हैं, मतलब आपने सपोज कोई ट्रेड किया, बाई किया, और वो दिन के खत्म होते ही वो ट्रेड आपका खत्म हो जाता है, उससे आपको एग्जिट लेना पड़ता है। ठीक है, वो एक दिन का ट्रेड होता है, तो बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, हाई रिस्क, लेकिन रिटर्न भी उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, इस तरह के जो भी ट्रेड होते हैं। ओके, या फिर हम इस तरह से देख सकते हैं गैम्बलिंग। ठीक है, आ, उसको बोल सकते हैं गैम्बलिंग करते हैं लोग। जैसे आजकल आईपीएल चल रहा है, बहुत ज्यादा गैम्बलिंग उधर होती है, पैसे लोग लगाते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन रिटर्न भी उसी के अकॉर्डिंग, मतलब अगर मैंने 100 रुपए लगाए तो हो सकता है मुझे 500 रुपए मिल जाए, लेकिन हो सकता है मुझे 100 रुपए मेरे चले भी जाए। तो हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न। उसी तरह लास्ट में है लो रिस्क एंड हाई रिटर्न। ठीक है, जहां पर रिस्क तो कम है लेकिन रिटर्न मिलने के चांस, रिटर्न जो है ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं और लेकिन रिस्क आपका कम होता है। जैसे कि कुछ गवर्नमेंट कुछ सिक्योरिटीज वगैरह इशू करती है, या आप इस तरह से बोल सकते हो कोई भी जो ऐसी कंपनी जो लार्ज कैप कंपनी है, बहुत जो हाई नेटवर्थ कंपनीज है, उनके अगर आप स्टॉक लेते हो, तो वहां पर रिस्क थोड़ा सा कम इन्वॉल्व होता है कंपैरिजन टू रिटर्न, मतलब रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं और रिस्क भी उसके कंपैरिजन में काफी कम होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है हाई रिस्क हाई रिटर्न अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप, इफ इन्वेस्टर विल टेक मोर रिस्क ही विल गेट मोर रिवॉर्ड। ठीक है, इसको डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप, if investor will take more risk he will get more reward, so he invested million, it means he his risk of loss is $1,000,000। ठीक है, जितना वो रिस्क ले रहा है उतना ही उसको रिटर्न मिल रहा है। ठीक है,
हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लो रिस्क लो रिटर्न हम लोग ने अभी बात की थी। इट इज ऑल्सो डायरेक्ट रिलेशनशिप। दो तरह के डायरेक्ट रिलेशनशिप हो सकते हैं जहां पर उसी डायरेक्शन में, मतलब हाई रिस्क होगा तो हाई रिटर्न होगा, लो रिस्क होगा तो लो रिटर्न होगा, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। इट इज ऑल्सो डायरेक्ट रिलेशनशिप between risk and return. If investor decreases investment, it means he is decreasing the risk of loss at the at that time. His return will also decrease. ठीक है, जितना कम रिस्क है उतने कम आपका रिटर्न है। इसके बाद देखते हैं निगेटिव रिलेशनशिप है यहाँ पर, मतलब कि रिस्क ज्यादा है रिटर्न कम है, या फिर रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क कम। ठीक है, इस तरह का रिलेशनशिप अभी हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था। समटाइम इन्वेस्टर्स इंक्रीजेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर गेटिंग हाई रिटर्न, बट विथ इंक्रीजिंग रिटर्न ही फेसेस लो रिटर्न बिकॉज इट इज नेचर ऑफ दैट प्रोजेक्ट। जैसे अभी हम लोग ने, अभी मैंने एग्जांपल बताया था, दिस इज नो बेनिफिट टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन सच प्रोजेक्ट। तो वहां पर आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट या वैसा कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, एक आपके पास जो है फैक्ट्री है, आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हो, आप दूसरा यूनिट ओपन करना चाहते हो, लेकिन आपने उसको देखा कि वहां पर उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है जो उतना पहले वाले यूनिट से मिल रहा है। ठीक है, जितना आप रिस्क लेने जा रहे हो उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न कम मिलने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद लो रिस्क हाई रिटर्न, देयर आर सम प्रोजेक्ट्स इफ यू इन्वेस्ट लो अमाउंट यू विल अर्न हाई रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड मनी बिकॉज गवर्नमेंट नीड this money in emergency, and government is giving high return on a small investment. If you get this opportunity and invest your money, you will get high return on your small risk of loss of money. ठीक है, तो ये आपका रिलेशनशिप हो गया रिस्क और रिटर्न का। किसी को कुछ प्रॉब्लम इसमें? बाकी आगे हम लोग को अभी रिस्क और रिटर्न को हम लोग डिटेल में आगे आने वाली यूनिट्स में पढ़ना है कि रिटर्न आप कैसे कैलकुलेट करते हो और रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हो। अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा वो बाद में आएगा। अभी किसी को अभी तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके फाइन। No, sir. अभी देखिए जो दूसरा कंसेप्ट है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये शायद आप लोग ने पढ़ा हो, किसी ने पढ़ा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी? सर थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत बता दो, जितना भी पता है बता दो मुझे। सर जो मनी की वैल्यू आज है वो कुछ मतलब टाइम बाद उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, करेक्ट, चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सही, चेंज हो जाएगी या कह सकते हो कम हो जाएगी। चेंज होगी मतलब यस यस सर। बढ़ेगी तो है नहीं वैल्यू, ठीक है, वो तो पॉसिबल नहीं है। वैल्यू आपकी कम ही होगी फ्यूचर में। ठीक है, यस आ, सर। अगर सपोज जैसे यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किया गया, द कोर क्वेश्चन ऑफ फाइनेंस, कंग्रेचुलेशंस यू हैव वॉन अ कैश प्राइज, देयर आर टू ऑप्शनल पेमेंट शेड्यूल्स। तो आपके पास दो ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको 1 लाख यूएस डॉलर, 1 लाख यूएस डॉलर अभी मिल रहा है, आफ्टर 5 इयर्स मिल रहा है। तो आप बिल्कुल अभी के लिए जाओगे, क्यों? क्योंकि आज से 5 साल के बाद वो 1 लाख रुपए या 1 लाख यूएस डॉलर की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी जो आज है। ठीक है, ठीक है, तो आप हमेशा किस लिए जाओगे, किस ऑप्शन के साथ जाओगे? जो आज मुझे पैसे मिल रहे हैं मैं उसके लिए जाऊंगा। अगर ये मुझसे बोला जाए 1 लाख रुपए आज मिल रहा है, आज से 5 साल के बाद मुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे, तो मैं 5 साल के बाद वाला ऑप्शन के लिए जाऊंगा। क्योंकि हो सकता है कि आज का 1 लाख जो है 5 साल के बाद जो है जो का 2 लाख रुपए है वो इससे ज्यादा हो, ठीक है, आज के 1 लाख से, तो मैं उसके लिए जाऊंगा। मगर अगर पैसे सेम है तो मैं बिल्कुल जो आज मिल रहा है मैं उसी के लिए जाऊंगा, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो ये फैक्टर है ये अप्लाई होगा इधर, और जो मनी की वैल्यू है आज से 5 साल के बाद वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर हम लोग को देखना है, वही कॉन्सेप्ट हम लोग को देखना है यहाँ पर, और कुछ कैलकुलेशंस भी करने होंगे इधर। ठीक है, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी concept, in simple terms the concept implies
that money today is always better than money tomorrow. We know that 100 in hand today is more valuable than 100 receivable after a year. We will not part with the 100 now if the same sum is repaid after a year. अगर वही 100 रुपए मुझे एक साल के बाद मिल रहे हैं जो आज मिल रहे हैं, तो मैं बिल्कुल दूसरे के साथ में नहीं जाऊंगा, मैं एक साल वाले की बात के लिए नहीं जाऊंगा, मैं अभी के लिए जाऊंगा. But we might part of with rupees 100 now if we assured that 110 will be paid at the end of the first year. अगर ये बोला जाता है कि नहीं आज से एक साल के बाद आपको 110 रुपए मिलेंगे, 110 रुपीज मिलेंगे, तो मैं जा सकता हूँ फिर, क्योंकि मेरा रिटर्न उधर 10% का रिटर्न मिल रहा है, 10% मुझे ज्यादा मिल रहा है पैसे, तो उस फिर मैं जा सकता हूँ उस ऑप्शन के साथ. द एडिशनल जो एडिशनल कॉम्पनसेशन है रिक्वायर फॉर पार्टिंग 100 रुपीज टूडे इज कॉल्ड इंटरेस्ट और टाइम वैल्यू ऑफ मनी. जो 10 रुपए जो एक्स्ट्रा है, जो एडिशनल है, उसको आप इंटरेस्ट बोल सकते हो या फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है नीचे, फ्यूचर मनी इज इक्वल टू प्रेजेंट मनी प्लस टाइम वैल्यू ऑफ मनी. वाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जिस्ट. ठीक है, ये सारे रीजन है क्यों टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जिस्ट, क्यों मतलब क्यों टाइम वैल्यू ऑफ मनी अप्लाई होता है. सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. ठीक है, फ्यूचर हमेशा कैसा होगा, अनसर्टेन है, उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो मगर वो ऐसा जरूरी नहीं कि वही चीज हो पाए जो आपने सोचा हो. ठीक है, फ्यूचर ऑलवेज इन्वॉल्व सम रिस्क. ठीक है, अगर आप ऐसा तो होता नहीं जो मैंने एक्सपेक्टेशन की है वैसा ही हो जाए. ठीक है, तो इसलिए हमेशा फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में जो भी फ्यूचर के लिए हम लोग डिसीजन ले रहे हैं, जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं, वहां पे हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है. ठीक है, जैसे कि सपोज बहुत एक एग्जांपल है इसका कि स्टॉक मार्केट, वहां पर लोग क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं ना कि फ्यूचर में स्टॉक के प्राइसेस बढ़ेंगे, चलो इसको खरीद लेते हैं, नहीं फ्यूचर में स्टॉक के प्राइसेस कम होंगे, चलो इसको बेच देते हैं. ठीक है, वो प्रिडिक्ट करते हैं ना, रिस्क लेते हैं. तो वही चीज यहाँ पर, फ्यूचर ऑलवेज इन्वॉल्व सम रिस्क स्पेशली इन रिस्पेक्ट टू कैश इनफ्लोज ऑफ कंपनी एज दे आर हाईली अनकंट्रोलेबल. ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. दूसरा इन्फ्लेशन, जो मैं इन्फ्लेशन रेट हमेशा क्या होता है, इन एन इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी अ डॉलर टुडे हैज ऑलवेज मोर परचेसिंग पावर इन कंपेयर टू डॉलर सम पॉइंट इन फ्यूचर. ठीक है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन आप मनी की वैल्यू या इंडियन रुपीज की वैल्यू या डॉलर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, वो कम होती रहती है. ठीक है, तो जो जितने आज जितनी वैल्यू होगी, आज से एक साल के बाद उतने ही मनी की वैल्यू एक साल के बाद कम हो जाएगी. ठीक है, इन्फ्लेशन रेट से. तो वो एक रीजन वो एक रीजन होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का. उसके बाद कंजम्पशन प्रेफरेंस, इंडिविजुअल जनरली प्रेफर करंट कंजम्पशन टू अ फ्यूचर वन. तो अभी कोई भी इन्वेस्टर होता है या इंडिविजुअल होता है, वो ये चाहता है कि जो भी इस समय जो मिल रहा है उसको कंज्यूम कर ले, जो भी पैसे हैं उसको कहीं लगा ले, कहीं, या फ्यूचर में का तो अनसर्टेन है, फ्यूचर में कितने पैसे क्या मिलेंगे मुझे नहीं पता, फ्यूचर तो मुझे नहीं पता. तो जो चीज अभी आज मिल रही है उसको आज कंज्यूम कर ले. तो ये इस कंसेप्ट, तो जो है लोग ये चाहते हैं कि जो आज ही जो मिल जाए, कंज्यूम आज ही हम कर ले. ठीक है, फ्यूचर रिस्क की वजह से उस चीज की वैल्यू जो है वो कम हो सकती है. ठीक है, तो ये एक रीजन हो सकता है. और लास्ट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों के पास होते हैं, वो कहीं भी बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं. तो इसलिए लोग जो भी करंट में जो इस समय जो पैसे मिल रहे होते हैं उसको जो है वो ज्यादा जो भी आज जितने पैसे उनके पास है, ठीक है, वो ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस फ्यूचर को, क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसलिए वो उधर के लिए वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं. ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेप्ट इन फाइनेंस, ये इंपॉर्टेंस बताई गई है यहाँ पर. अलाउ इन्वेस्टर टू एडजस्ट कैश फ्लो फॉर पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है, जो भी इन्वेस्टर है उनको अलाउ करते हैं, इफ
इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। कैपिटल बजटिंग मतलब आप लोग ने पढ़ा होगा कैपिटल बजटिंग, जो कैपिटल कैसे आपको फंड रेज करना है, कैसे आपको कैपिटल जो है क्रिएट करना है, बजट बनाना है, वो सारी चीजें फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आती हैं। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर वो सारी चीजें करनी होती है। जैसे मैंने पहले बताया था, फाइनेंस से मतलब क्या होता है, आपको फंड रेज करना है, आपको फंड जो है क्रिएट करना है, उसके लिए अलग अलग सोर्सेज होते हैं, वहां से आपको फंड रेज करना होता है। तो वो चीज यहाँ पे बता रहे हैं, ये जो आपका फाइनेंस है वो इंटीग्रल पार्ट है कैपिटल बजटिंग का, अप्लाई इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशंस। ठीक है, तो जो फाइनेंस में आप प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, और उसके बेसिस पे फिर डिसीजन लिए जाते हैं कि कितने पैसे लगाने हैं, कैसे उस फंड को यूज करना है, और कैसे उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर देखिए कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें जब हम लोग प्रैक्टिकली करना शुरू करेंगे ना, तो ये सारे कंसेप्ट जो है वो आसान लगने लगेंगे। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, मगर जब हम लोग उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे, जैसे कि मुझे लग रहा है एक पार्ट रह गया है। अच्छा ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक पार्ट रह गया है, इंपॉर्टेंस मैंने पहले बता दिया है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी में दो कंसेप्ट होते हैं, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, कभी कभी क्या होगा, आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी। ठीक है, जैसे सपोज मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो मेरे पास अभी 50,000 रुपए है। अभी मैं ऐसे आंख बंद करके 50,000 रुपए तो इन्वेस्ट नहीं कर दूंगा। मैं ये सोचूंगा कि भाई हाँ, इसको ये पर्टिकुलर ये स्टॉक है, अगर मैं इसको यहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ तो फ्यूचर में प्रिडिक्ट करूंगा कि आज से 10 साल के बाद जो 50,000 मैंने इन्वेस्ट किए हुए हैं उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। ठीक है, वो मैं प्रिडिक्ट करूंगा। कैसे प्रेडिक्ट करूंगा? डिस्काउंट कंपाउंडिंग मेथड से। कंपाउंडिंग मेथड से मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि जो 50,000 रुपए आज जो मेरे पास हैं उसकी वैल्यू, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूं तो फ्यूचर वैल्यू आज से 10 साल के बाद कितनी हो। ठीक है, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, जो पैसे मुझे सपोज कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव है जहां उन्होंने बोल दिया कि आज से 10 साल के बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप अगर 10,000 लगाओगे तो आपको 15,000 रुपए मिलेंगे, या आप 15,000 लगाओगे तो आपको आपको 10 साल के बाद 15,000 रुपए मिलेंगे। तो मैं उस 15,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि वो पैसे मुझे आज नहीं मिलने वाले, आज से 10 साल के बाद मिलने वाले हैं। तो मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा और प्रेजेंट वैल्यू को इन्वेस्टमेंट वैल्यू से कंपेयर करूंगा। ठीक है, अगर प्रेजेंट वैल्यू आपकी ज्यादा है इन्वेस्टमेंट वैल्यू से, तो इसका मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहिए। ठीक है, खैर वो सारी चीजें अभी आगे की चीजें, अभी हम लोग केवल ये समझ लेते हैं कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग मेथड होता क्या है। जब मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है मैं कंपाउंडिंग मेथड के साथ जाऊंगा, जब मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो मैं डिस्काउंटिंग मेथड के लिए जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मीनिंग दी गई है, कंपाउंडिंग द मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन फ्यूचर वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज कंपाउंडिंग। ठीक है, जो मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूं वो फ्यूचर में उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको कंपाउंडिंग मेथड अप्लाई करना है। दूसरी चीज डिस्काउंटिंग मेथड, द मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो इज नोन एज डिस्काउंटिंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो पैसे आप फ्यूचर में आपको मिलने वाले हैं उसका डिस्काउंट करके, डिस्काउंटिंग मेथड से आप डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो। ठीक है, तो ये दोनों मेथड है आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी के। कंसेप्ट, अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं, कंपाउंडिंग मेथड के कंसेप्ट की बात करूं, इफ वी इन्वेस्ट सम मनी टुडे व्हाट विल बी द अमाउंट वी गेट एट द फ्यूचर डेट। ठीक है, अभी मैंने बताया। और डिस्काउंटिंग में व्हाट शुड बी द अमाउंट वी नीड टू इन्वेस्ट टुडे टू गेट अ स्पेसिफिक अमाउंट इन फ्यूचर। ठीक है, तो मुझे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए आज, जो मुझे उतना, जो मुझे फ्यूचर में जो मैंने सोच रखा है जो उतना अमाउंट मुझे मिल जाए। ठीक है, उसके लिए आप डिस्काउंटिंग मेथड अप्लाई करोगे। सपोज मुझे आज से 5 साल के बाद 10 लाख रुपए चाहिए, तो मैं जो है डिस्काउंटिंग मेथड से ये जान सकता हूँ
कि भाई आज मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए कि आज से 5 साल के बाद मुझे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। ठीक है। यूज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट रेट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से आप कंपाउंडिंग मेथड में आप अप्लाई करते हो और इधर डिस्काउंट रेट से आप डिस्काउंट करते हैं। ठीक है, आगे वो जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। नोन एज ए प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, फैक्टर्स कौन से होते हैं? फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स होते हैं, कंपाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं, टेबल होती है उसमें फैक्टर्स के बेसिस फैक्टर्स से आप कैलकुलेट करते हो प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू। दो चीजें होती है, आप टेबल वैल्यू से भी निकाल सकते हो प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, और आप ये फॉर्मूला जो इधर दिया गया है इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों तरीकों से ये वैल्यूज निकाली जा सकती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1000 इज टू बी रिसीव्ड आफ्टर 5 years. The present value of ₹1000 is to be received after 5 years at 10% rate of discount. तो ये 1000 रुपए कब रिसीव हो रहा है? आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद रिसीव हो रहा है। तो अभी इनकी आज क्या वैल्यू होगी, उसके लिए क्या किया इन्होंने, 10% रेट से इन्होंने डिस्काउंट कर दिया। ठीक है, वही फॉर्मूला जो अभी मैंने दिखाया था डिस्काउंटिंग मेथड में, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर मतलब इंटरेस्ट रेट, ठीक है, की पावर एन, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पर वही चीज दिया गया है, 1000 डिवाइडेड बाई 1.10, 10% रेट है तो ये हो जाएगा 1.10। ठीक है, 20 होता 1.20, 5% होता 1.05। ओके, और यहाँ पर टोटल नंबर एन क्या है, 5 ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, 5। तो इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 621 आ रही है। यानी कि अगर मैं 621 रुपए 621 रुपीज आज इन्वेस्ट करता हूं 5 साल के लिए, तो मुझे आज से 5 साल के बाद 1000 रुपए मिलेंगे। आया समझ में? किसी को इसमें कुछ डाउट है? No, sir. No, sir. ओके फाइन। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया आपका डिस्काउंटिंग मेथड से। और कभी कभी क्वेश्चंस कुछ अलग तरह से भी पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ अलग टूल्स भी हैं, इनको यूज करके आप बता सकते हैं। जैसे रूल ऑफ 72, शायद आप लोग ने पढ़ा होगा रूल ऑफ 72। द रूल ऑफ 72 इज अ सिंप्लीफाइड वे टू डिटरमाइन हाउ लॉन्ग एन इन्वेस्टमेंट विल टेक अ डबल गिवन अ फिक्स्ड एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आपके पास एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप बता सकते हो कि वो अमाउंट कितने टाइम पीरियड के बाद डबल हो जाएगा। ठीक है, बाय डिवाइडिंग 72, आप 72 से अगर डिवाइड कर दोगे, ठीक है, बाय डिवाइडिंग 72 बाय द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, investors can get a rough estimate of how many years it will take for initial investment to duplicate itself. ठीक है, फॉर इंस्टेंस इफ रेट इज 5%, सपोज आपका इंटरेस्ट रेट 5% है, तो अगर 5% इंटरेस्ट रेट है तो कोई भी अमाउंट अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहां पर जहां पर मुझे 5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो वो अमाउंट कितने टाइम पीरियड के बाद डबल हो जाएगा। देन डबलिंग पीरियड इज 72, फिर मुझे क्या करना होगा, 72 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो निकल के आएगा 14.4 ईयर्स। ठीक है, 14.4 ईयर में वो अमाउंट, जितना भी अमाउंट मैं उधर इन्वेस्ट करूंगा वो डबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद आपका आता है रूल ऑफ 69। ठीक है, रूल ऑफ 69 इज यूज्ड, बाकी इसके जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर उधर कुछ कंफ्यूजन होगा तो उधर आप लोग पूछ लेना। मैं कोशिश करूंगा कि बोर्ड का इंतजाम हो जाए, मैं बोर्ड पे पढ़ा सकूं ये जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो चीज करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग केवल कॉन्सेप्ट को समझ लो। rule of 69 is used to estimate the value
sorry, estimate the amount of time it will take or an investment to double assuming continuously compounded interest. ठीक है, अगर मैं compounded interest है यानी इंटरेस्ट के ऊपर अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, उस कंडीशन में कोई भी अमाउंट अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो कितने टाइम पीरियड के बाद डबल होगा, वो मैं पता कर सकता हूँ रूल ऑफ 69 से। ठीक है, तो वही वही चीज यहाँ पर करनी है। बस अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, द कैलकुलेशन इज टू divide 69 by the rate of return for an investment and then add 0.35 to the result। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, जो भी इंटरेस्ट रेट है उसको 69 से डिवाइड करना है और जो भी निकल के आ रहा है अमाउंट, जो भी वैल्यू निकल के आ रही है उसमें ऐड करना है 0.35 से। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया गया है 69 डिवाइडेड बाय 5, तो 69 को 5 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है 13.8, इसमें मैंने ऐड कर दिया है वैल्यू 0.35। ठीक है, तो फिर आ रहा है जो आपका आंसर है 14.15 ईयर्स, यानी कि अगर कंपाउंडिंग रेट से कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उस कंडीशन में कोई भी अमाउंट अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 5% इंटरेस्ट रेट है, तो उस कंडीशन में 14.15 ईयर में वो अमाउंट डबल हो।